नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और आज 12 अक्टूबर मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम यहां पर देखेंगे। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले बता दें, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की या व्यापम के किसी कोर्स की, तो 50% फ्लैट ऑफ की सेल चल रही है, जो कि दिवाली ऑफर है। 10 से 15 अक्टूबर तक ये चलती रहेगी। आप इसमें प्री मेंस या व्यापम के एमपीएसआई पटवारी कोर्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें 50% का ऑफ है, वो आप परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऑफ मेंस कोर्स में चल रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस का कोर्स आपको केवल 7000 में मिल रहा है, जिसकी रेगुलर जो प्राइस रहती है वो 14000 रहती है। और दिवाली के बाद इन सभी के प्राइजेस में आपको बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जो रेगुलर प्राइस है इनमें भी बदलाव किया जाना है। साथ में यदि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म भरें तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे 249 पे उपलब्ध है। एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ उपलब्ध है। आप ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एग्जाम गुरुजी के ऐप में, जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं दोनों एग्जाम गुरुजी के, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम एक बार कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक स्थल की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा शामिल है? महू शामिल है, जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो कि पहले प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम सांसद योजना थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसको अब बदल करके प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया है। प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्राम चयनित किए गए हैं, इसके बारे में डिटेल बताया था किस प्रकार से चयन किया जाता है। 1074 गांव सम्मिलित किए गए हैं। इतने ही क्यों किए गए हैं, इसके बारे में आपको पिछला करंट अफेयर देखना पड़ेगा और आप जरूर देखिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आजकल बहुत आने लगे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी जुड़ा हुआ आपको प्रश्न मिला था कि कितने किलोमीटर तक की रोड बनाई जाती है, कितने आबादी वाले क्षेत्र पे बनाई जाती है, तो ये सारी डिटेल हमने आपके साथ वहां शेयर की है। देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो उज्जैन में की जाएगी। उज्जैन इस समय लगातार खबरों पे बना हुआ है और आने वाले समय पे भी बने रहने वाला है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान फिटजी के साथ मिलकर, जो आईआईटी वगैरह की तैयारी कराती है, आईआईटी जेईई की, इसके साथ कौन सी पहल शुरू की, तो चैंपियन 90 नामक पहल शुरू करी है। सिद्धि गुप्ता किस खेल में मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो मलखम्ब में जीता है सिद्धि गुप्ता ने स्वर्ण पदक। आज का पहला प्रश्न आपके साथ, और जैसा कि था कि श्री महाकाल लोक के प्रथम चरण को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, मतलब आपको ये बताना है इसको क्या कहा जाता है। उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, महाकाल विकास प्राधिकरण, मृदा प्रोजेक्ट 1 या अवंतिका प्रोजेक्ट 1। महाकाल लोक का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, कल 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन हम सब इसे श्री महाकाल लोक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका एक्चुअल नेम, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है, वो किस नाम से किया गया है आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा मृदा प्रोजेक्ट 1। ये मृदा एक्चुअली में इसका जो नाम है, डॉक्यूमेंटेशन में इसका नाम है वो मृदा प्रोजेक्ट 1 के नाम से है, और वो परिसर का नाम जो रखा गया है वो महाकाल लोक रखा गया। तो आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे इसका पूरा नाम है महाकाल रुद्र सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच फेज 1। ये फेज 1 पूरा हुआ है, इसको 3 फेज में किया जाना है। तो ये फेज 1 पूरा हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन अभी 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और उन्होंने जब इनॉग्रेशन किया था तो ये लाल रंग के शिवलिंग को उद्घाटन इसमें पर्दे उठा करके किया गया था। ये पूरी तरह से जो हमारा कलावा होता है उससे बनाया गया हुआ 15 फीट का शिवलिंग है, इसके साथ इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और बहुत सारी बातें आपने यदि उनकी स्पीच सुनी होगी तो उज्जैनी के बारे में, जो कि केवल भारत का ही नहीं विश्व के सबसे पुरातन शहरों में इसकी गिनती होती है, उसके बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक बातें बताई थी। आपको उन ऐतिहासिक बातों को, एक समय होता है जो हमें, जब हम किसी चीज़ को खबरों में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठती हैं। मेरा आपको ये भी सुझाव है कि जब आप करंट अफेयर्स देखा करें तो उसको कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड समझ करके मत देखा करें। अप्रोच आप रखें, लेकिन उसको सुनते वक्त या पढ़ते वक्त बस एक न्यूज़ चैनल की तरह उसको सुनने की आदत डालें। आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि आप उसको बिना तनाव के देखते हो। तो आपने यदि वो स्पीच सुनी होगी तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बताई है कि किन किन का यहाँ पे क्या इतिहास रहा है उज्जैनी का। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उज्जैन पे, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसको हम आपको उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे
और इस जो प्रोजेक्ट है इससे भी जुड़ी हुई चीजें होंगी, ताकि यदि इस परीक्षाओं में हमें इससे प्रश्न टकराते हैं तो वो हमसे छूटने नहीं चाहिए। इसका ऐतिहासिक पक्ष भी बताएंगे, सांस्कृतिक पक्ष भी बताएंगे। तो वो वीडियो जो रहेगा पूरी तरह से डिटेल पे रहेगा। यहाँ पे हम मोटी मोटी चीजें देखेंगे। अभी आपसे पिछले पीएससी पे एक प्रश्न टकराया था 84 महादेव का, जो कि यात्रा होती है उज्जैन में, बिल्कुल टकराया था। आपको यदि याद होगा तो आपने देखा। इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे जो स्कंद पुराण है इसमें एक खंड है अवंती खंड स्कंद पुराण में, उसमें 84 महादेव, 8 भैरव, 1 रुद्र, 12 आदित्य, 6 विनायक, 24 देवियों और 10 विष्णु, 9 पुराण विराजमान है। ये सब कुछ कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है। इसके अलावा जो ये महाकाल लोक बनाया गया है, यहाँ पे सप्तऋषि है, आपका नवग्रह मंडल है, त्रिपुरासुर वध का एक मूर्ति बनाई गई। ये सब कुछ एक मूर्ति में दर्शाया गया है। उसके पीछे की कहानियां हैं, QR कोड वहां पे लगाए गए हैं, आप उनको स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कमल ताल है जिसकी इमेज आपने देखी होगी। 108 स्तंभों का यूज किया गया है और वो जो 108 स्तंभ है उसमें तांडव नृत्य का अंकन किया गया है। और सबसे विशाल है नंदी द्वार। नंदी द्वार जो है जहां से आपका एंट्रेंस गेट है वो नंदी द्वार है। तो ये सारी चीजें आपने न्यूज चैनलों में भी देखी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, लेकिन इनके नाम को आपको याद रखना है। अब इनके पीछे की कहानियां क्या है, उनका उज्जैन से क्या संबंध है, इस पर जब हम एक वीडियो बनाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल बताएंगे। और महाकाल में सबसे जो प्रमुख बात है, देश का पहला नाइट गार्डन, महाकाल जो कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, वहां पे देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी डिक्की का जो मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उज्जैन में किया जा रहा है, इंदौर में किया जा रहा है, भोपाल में किया जा रहा है या ग्वालियर में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर में किया जा रहा है इस बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन। अभी पिछले करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि पूरे मध्य भारत में डिक्की का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, कोई बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है, और ये 12 अक्टूबर को इसका आयोजन इंदौर के रविंद्र भवन में होगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, नाटक वगैरह भी होते हैं। डिक्की है क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उनको हर प्रकार का बिजनेस से संबंधित जो नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं। एक व्यापार खड़ा करने के लिए जो उनको असुविधाएं होती हैं, दिक्कतें जाती हैं, उनको दूर करते हैं। पूरे के पूरा इसका उद्देश्य यही है। स्थापना 2005 में मिलिंद कांबले ने की थी और वर्तमान में ये इसके अध्यक्ष भी हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है। मध्य प्रदेश के चैप्टर की, इसके टोटल चैप्टर मतलब इसकी यूनिट्स या आप इसके एक कहो कि संस्थाओं के जो केंद्र हैं वो 18 हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अनिल सिरवैया हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री राजवर्धन सिंह है। MSME मध्य प्रदेश के मंत्री कौन है? तो श्री ओम प्रकाश सकलेचा है। जनजाति कार्य विभाग की मंत्री कौन है अनुसूचित जाति कल्याण की? तो सुश्री मीना सिंह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018 में, 19 में, 17 में या 16 में? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शुरू की गई थी, जिसको संबल योजना भी कहा जाता है। और ये 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू की थी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें असंगठित श्रमिक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन ज्यादातर आपने इसको देखा होगा। जो बिजली बिल का माफी योजना है, ठीक है, शिक्षा प्रोत्साहन, इसके अंदर बहुत संबल के अंदर ये सारे बल जुड़े हुए हैं। मेन इसमें क्या है आपका, जैसे शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना है, इसमें असंगठित मजदूरों के लिए बकाया बिल जो है इनके वो इस पे माफ किए जाते हैं। और साथ साथ में कुछ छोटे छोटे जो रोजगारमुखी प्रशिक्षण होते हैं वो दिए जाते हैं दुकान वगैरह खोलने के लिए, ठीक है। और चिकित्सा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मेन बात इसमें यह है कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना होने पे जब मृत्यु होती तो उसको 4 लाख का, और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख का, और स्थायी अपंगता पर 2 लाख का आंशिक सहयोग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका एक बड़ा इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश में अभी 12 अक्टूबर को होने वाला है, जहां पे प्रधानमंत्री बहुत सारे श्रमिकों को इसका लाभ देंगे। इसीलिए इस प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब बात होगी उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018 में, वर्ष 2019 में, या 17 में, या 16 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 में। उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना है क्या? बिल्कुल, ये संबल योजना से जुड़ी हुई है। ये क्या, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 को हुई थी। और ये योजना क्या है? ये जो श्रमिक कल्याण मंडल है
जो ये श्रमिक कल्याण मंडल है जिसकी स्थापना आपको 14 नवंबर 1987 को हुई थी, इसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस योजना में जो श्रमिक कल्याण मंडल के परिधि में जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं, इसमें जो श्रमिक काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ के जो प्रयोजक होते हैं, मतलब जो उसको चलाते हैं, उनके माध्यम से पहले उन पे आवेदन किया जाता है और जब वो अनुशंसा करती, जो चयन समिति होती है, तो यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ये मंडल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें योजना में क्या होता है कि इस पुरस्कार में बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं उनको एक उत्साहवर्धन होता है और वो अपने आप का क्या होता है कि जो श्रम कल्याण मंडल है वहाँ से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो एक श्रमिक हैं उनका एक अपना एक पूरी की पूरी यूनियन होनी चाहिए उनको, ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके, सरकार को मालूम हो कि हमारे प्रदेश में कितने श्रमिक हैं, उनको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है श्रमिकों की एक प्रॉपर जानकारी नहीं होती, उनको वो सुविधाएं या योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका जीवन क्या होता है धीरे धीरे बहुत खराब हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, राज्य में नागरिकों के जीवन को सरल एवं सुखद बनाने के लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, आपको ये बताना है। मुख्य सचिव की, गृह मंत्री की, मुख्यमंत्री की या राज्यपाल की? इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अभी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और टास्क फोर्स का जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि प्रदेश के जो नागरिक हैं यानी हम लोग हैं, हमारे जीवन को सुधारा जाए, बहुत सरल किया जाए। सरल किए जाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कि बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं, हमारी नगर निगम में जाना पड़ता है, सरकारी कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, कार्यालयों में जाना पड़ता है, तो वो घटे। बहुत सारे टैक्सेस जमा करने होते हैं तो वो हमें बहुत ईजी हो जाएं। कोई भी हमारी आवश्यकताएं वो घर बैठे मिल जाएं। इस प्रकार से यानी किस प्रकार से इसको कितना सरल कर दिया है कि लोगों का सरकार के साथ ऑफिस कार्यालयों में भाग दौड़ी की जीवन क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। और इस अपने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? श्री इकबाल सिंह बैस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमने आपसे जो कल पूछा था कि नवगठित कर्माझिरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, काफी सारे लोगों ने उत्तर दिया है, थोड़ा सा पिछली बार से कम लोगों ने उत्तर दिया है, और जिसमें से एक शनि है उनका हमने आंसर जो है पिन किया हुआ है। अच्छी डिटेल दी है उन्होंने, जो एक आवश्यकता थी। और भी लोगों ने कई डिटेल्स दी हैं, लेकिन आप डिटेल बनाते वक्त थोड़ा सा आंसर फॉर्मेटिंग की कोशिश किया करिए। ये एक धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आंसर फॉर्मेटिंग की आदत हो जाएगी। जैसे हम करंट अफेयर को फॉर्मेट करते हैं, हमारे पास पूरा एक अखबार की तरह खबर होती है, उसमें से हमें क्या कंटेंट पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये प्रैक्टिस से आता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, मैं इस पर क्या प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को दे सकता हूँ, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपकी धीरे धीरे कंटेंट पकड़ने की, और आपका साथ में कंटेंट में पकड़ तो हो ही जाएगी अच्छी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो हमने जो प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर उन्होंने दिया है, बाकी लोगों ने दिया तो एग्जाम गुरुजी ने उसको हार्ट भी दिया है, लाइक भी किया है। जो अच्छा आंसर था उसको हमने पिन कर दिया है, वो आप देख लेंगे। तो ये जो अभ्यारण्य है ये इसका जो जिले में स्थित है वो सिवनी जिले में स्थित है। इसका गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में गठन किया है, और ये पेंच जो टाइगर रिजर्व है हमारे मध्य प्रदेश का, उससे लगी हुई जमीन पे इसका निर्माण किया जा रहा है। जमीन का इतना आवश्यकता नहीं है कि कितनी जमीन पे कितने हेक्टेयर पे बनाया जाएगा, लेकिन मेन बात है कि अब यदि बात करी जाए मध्य प्रदेश में तो वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 24 अभ्यारण्य हैं। आपने याद किया होगा 24 अभ्यारण्य, इसके जुड़ने के बाद 25 होने चाहिए, नहीं, इसमें से एक अभ्यारण्य ऐसा है जिसको क्या किया सरकार ने, डिनोटिफाई कर दिया है, मतलब उसको अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया है, और वो है शिवपुरी का, आप सभी ने खूब रटा है उसको, करेरा का अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य आपको पता है सोन चिड़िया के लिए फेमस है। सोन चिड़िया को बचाने के लिए इसको क्या किया गया था, अभ्यारण्य को बनाया गया था, लेकिन सरकार ने क्या किया है, इस करेरा क्षेत्र को अब डिनोटिफाई कर दिया शिवपुरी के। तो एक अभ्यारण्य हटने के बाद कर्माझिरी अभ्यारण्य जुड़ गया, तो हमारे प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और इसको सोन चिड़िया को क्या इन्होंने जब नोटिफाई किया था, सरकार ने घोषित किया था, तो कई समस्याएं जा रही थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो वहां पे किसान है, कुछ जमीन जो थी वो तो राजस्व जमीन थी, कुछ जमीन ऐसी थी जो निजी थी, वहां के किसानों की थी। अब वो ना तो उसको बेच पा रहे, ना उस पर बाकी गतिविधियां कर पा रहे, इसकी वजह से उनको नुकसान भी हो रहा था। तो सरकार ने वो जमीन के लिए क्या किया, उसको जमीन इसको डिनोटिफाई कर दिया, तो उनकी जमीन भी क्या हो गई, एक तरह से फ्री हो गई। एक अभ्यारण्य बनाने में बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो एक जमीन होती है वह एक प्रकार से किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए रोक दी जाती है, ना तो किसान उसको बेच सकते, ना अन्य गतिविधियां कर सकते बिना सरकारी परमिशन के। तो अब उसको सरकार को आवश्यकता नहीं लगी होगी तो उन्होंने हटा दिया है। तो अब
टोटल अभ्यारण्य कितने हो गए हैं? 24 हो गए हैं। और करेरा का जो अभ्यारण्य था ये सोन चिड़िया वाला, ये 1981 में बना था, हटाया क्यों गया है इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल पे अब नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा एक नाम है जो उज्जैन का प्राचीन नाम नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, ये सभी उज्जैन के नाम है, प्राचीन नाम है। इनमें से एक नाम ऐसा है जो कि उज्जैन का यानी अवंतिका का पुराना नाम नहीं है, कनकश्रृंगा, कुमुद्वती, कुशस्थली या काकनाड़। आप सभी लोग इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आंसर देते वक्त कोशिश करें कि बेहतरीन जानकारी 1 या 2 लाइन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में फॉर्मेट करके दें। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एक आंसर फॉर्मेटिंग की तैयारी भी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से उसको लाइक कर दिया जाएगा, साथ में उसको हार्ट भी दे दिया जाएगा, ताकि जो लोग बाकी के हों कमेंट करते वक्त देख लें कि राइट आंसर क्या है। करंट अफेयर खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, यदि आप एग्जाम गुरुजी के 50% ऑफ में कोई कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करें, साथ ही में कॉन्टैक्ट करें। यदि आपको कोई दिक्कत जाती है डिटेल्स वहां से मिल जाएगी, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपके करंट अफेयर एग्जाम गुरुजी ऐप पे अपडेट करने शुरू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको एग्जाम गुरुजी के ऐप में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होती है कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।